Hello everyone, a very warm good afternoon to all of you and welcome to Unacademy and welcome to today's class where we are going to discuss about cell cycle regulation. ठीक है, जहाँ पे हमने कल की क्लास एंड की थी वहाँ से हम आज स्टार्ट करेंगे। कल हमने टोटली सेल डिवीजन कंप्लीट किया था जहाँ पे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मियोसिस एंड माइटोसिस। ठीक है, मियोसिस के डिफरेंट स्टेजेस, व्हाई मियोसिस इज नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। All that thing we have discussed in yesterday's class, and today we are going to focus on the cell cycle regulation part. So before going into the lecture, let me introduce myself. So my name is Surbhi, and those who are attending my classes for the first time, so I have been teaching in this channel Let's Crack CSIR UGC Net, जहाँ पे मैं आपके लाइफ साइंसेस का पार्ट कवर कराती हूँ एंड ऑल्सो मैं गेट के क्रैश कोर्सेज भी आपको करा रही हूँ फ्रॉम 3 PM. So then again, coming to next thing, that is what you will get in this platform. तो ये प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कराता है डेली लाइव क्लासेस एंड इन दिस लाइव क्लासेस यू कैन हैव 1-to-1 इंटरेक्शन विथ योर एजुकेटर. यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन पार्टिसिपेट इन द डिस्कशंस. ठीक है, तो ये बेनिफिट है एक ऑनलाइन लाइव क्लास की जहाँ पे आपको एक फिजिकल आपके कोचिंग या फिर आपके कॉलेज जैसा एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको मिलता है. इसके साथ ही हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं बहुत सारे टेस्ट सीरीज और क्विज सेशंस के साथ. और ये जो टेस्ट सीरीज होते हैं, क्विज सेशंस होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप अपने परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम इवेलुएट कर पाते हैं कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल की है, आपको कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है और सारी चीज़ें. तो ये बेनिफिट्स हो गया एक और लाइव टेस्ट सीरीज और क्विज सेशन. इसके साथ ही आपको यहाँ मिलता है स्ट्रक्चर्ड कोर्स. ठीक है, जहाँ पे आपका जो कंप्लीट सिलेबस है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है वो सारे के सारे सिलेबस को हम कंप्लीट कराते हैं विद इन अ फिक्स टाइम एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर ज़्यादा फोकस करके. ठीक है, एंड यू विल ऑल्सो गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कंटेंट. मतलब अनअकैडमी के ऊपर जो भी कंटेंट है आपके कोर्स से रिलेटेड वो सारी की सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अनलिमिटेड एक्सेस में दी जाती हैं. जब तक आपका सब्सक्रिप्शन है आप कभी भी उन सारी चीज़ों को कितनी बार भी देख सकते हो. ठीक है, तो ये 4 बेनिफिट्स हमारा जो है अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म आपको देता है. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट थिंग, दैट इज ये प्लेटफॉर्म आपको अपार्ट फ्रॉम सब्सक्रिप्शन क्लासेस बहुत सारी फ्री क्लासेस भी देता है. और ये जो फ्री क्लासेस होती हैं वो होती हैं स्पेशल क्लासेस. ठीक है, एंड इन दिस स्पेशल क्लासेस यू कैन हैव 1 hour फ्री क्लास यू विल अटेंड, जो कि आप बहुत सारे टॉप के एजुकेटर्स के बहुत सारे फ्री क्लासेस कर सकते हो. कैसे कर सकते हो, आपको उसके लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है. यू हैव टू क्रिएट योर प्रोफाइल, यू हैव टू सेलेक्ट योर गोल एंड आफ्टर सेलेक्टिंग योर गोल आप वहाँ से डायरेक्टली बहुत सारे एजुकेटर्स की फ्री क्लासेस कर सकते हो. अगर आपको मेरी फ्री क्लासेस करनी है सो 1 second. आपको मेरी क्लासेस अगर वहाँ पे करनी है तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो CSIR UGC नेट कैटेगरी में और मेरी क्लासेस भी कर सकते हो फ्री वाली. एंड अगर आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना है CSIR UGC नेट का तो आपको ये सारे प्लान जो है वो आपको मिलेंगे डिफरेंट मंथ्स के लिए. एंड वाइल चूजिंग अ प्लान और वाइल परचेजिंग अ प्लान अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करोगे SURBHI01 SURBHI01 तो इससे मिलेगा आपको 10% ऑफ ऑन द टोटल MRP. फाइन, तो आपको 12 मंथ्स का जो प्लान है वो मिल जाएगा 10,395 रुपीज में. क्लियर? नाउ आवर टॉपिक स्टार्ट्स हियर. तो सेल साइकिल की अगर हम बात करें तो कल हमने पूरी की पूरी सेल साइकिल डिस्कस की थी जहाँ पे द प्रोसेस ऑफ सेल साइकिल विल स्टार्ट विथ G1 फेज. ठीक है, जहाँ पे सेल जो होता है वो क्या होता है, सेल का एक्चुअल ग्रोथ होता है. दिस इज द एक्चुअल ग्रोथ फेज. नाउ आफ्टर द ग्रोथ फेज देयर इज अ S फेज जहाँ पे DNA replication will occur. Then S phase is followed by G2 phase. And इस G2 phase में क्या होता है, दिस इज द फेज फॉर सेकेंडरी ग्रोथ जहाँ पे सेल अपने प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है, ऑर्गेनेल्स को सिंथेसाइज करता है दैट आर रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीजन.
then ultimately it will enter into the M phase, and this M phase has prophase, metaphase, telophase, sorry anaphase and telophase, and ultimately cytokinesis will occur जहां पे एक सेल से दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे. ठीक है. So this is the overall cell cycle that consists of one interphase, then mitotic phase, followed by the process of cytokinesis. So this thing we have discussed in yesterday's class. Now आज की क्लास की अगर हम बात करें तो हम आज डिस्कस करेंगे सेल साइकिल रेगुलेशन. So the cell cycle can be divided into two major phases based on the cellular activities as observed from the light microscope. So during the process of cell division, like there is a M phase that includes process of mitosis, during which chromosomes are separated and they will be moved towards the opposite pole, resulting into T2 nucleus. Then there is a cytokinesis, जहाँ पे the entire cell will divide into two separate daughter cells. So first is the nucleus division, that is karyokinesis, and second is the cytoplasmic division, that is cytokinesis. And interphase is the period between cell division, and it is the time that cell will grow and ultimately make different proteins, make the organelles to form two daughter cells. So this is the basic fundamental process of a cell division. And M phase usually lasts only for an hour. M phase जो है, जो actually division होता है जहाँ पे, वो सिर्फ 1 to 2 hour का होता है in case of a mammalian cell. But interphase can last for several hours to days to weeks depending upon the type of the cell and what is the condition in which the cell is surviving. ठीक है. So coming to the control of cell cycle. ठीक है, cell cycle के ऊपर हम कैसे control रख सकते हैं. So in 1970 it was discovered that the cytoplasm of the cell will contain regulatory factors that can affect the cell cycle activity. And how does they come to know that there are certain factors that control the cell cycle? So basically they performed fusion experiment. So fusion of mammal cells, cells that are in different stages. For example, in one experiment they fuse mitotic cells, means the cells that are in the M phase, with the cells in other stages of the cell cycle, and the mitotic cell will always induce the compaction of chromatid in the nucleus of non-mitotic cell. मतलब अगर एक सेल है जो कि M फेज में है और इस सेल को हमने फ्यूज किया एक दूसरे सेल के साथ जो कि क्या है, लेट्स से G1 फेज में है, then this fusion will induce the non-mitotic cell, that is G1 cell, to undergo the phases or to undergo the changes जो कि usually किस में होता है, M phase में होता है. So that means इस M phase के cell में there are certain factors, there are certain components जो कि इस G1 को induce कर रहा है to enter into the M phase also. That means there are certain factors that are stimulating the cell cycle process. So G1 phase and M phase cells are fused, and during this fusion the G1 phase, इसके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो भी कंडेंस्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं जैसे कि M phase में होता है. So basically there are certain factors present in the M phase cells जो कि G1 phase के cells को ड्राइव करता है to enter into the M phase. So this is how the process of control of cell cycle has been discovered in the early 1970. And उसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए और बहुत सारे फैक्टर्स और बहुत सारे प्रोसेसेस डिस्कवर्ड हुए हैं जो कि सेल साइकिल को बेसिकली रेगुलेट करते हैं. फाइन. सेकेंड. सो द रोल ऑफ प्रोटीन काइनेसेस. अब हम एक एक करके डिफरेंट फैक्टर्स को देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स एंड हाउ दे आर रेगुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन. So the role of protein kinases. So entry of a cell into M phase is initiated by a protein that is called as
मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर, ठीक है। एक सेल है वो क्या कर रहा है, जी से या फिर इंटरफेज से एम फेज में एंटर कर रहा है, एंड इट्स एंट्री इनटू द एम फेज इज बेसिकली इनिशिएटेड by a protein that is called as maturation promoting factor, and this MPF consists of two subunits. First is a subunit with kinase activity that transfer phosphate group from ATP to specific serine and threonine residue of a protein substrate, ठीक है। मतलब this MFP it consists of two subunit. एक subunit होता है क्या, kinase, and this kinase has the ability to transfer phosphate from ATP to different substrate. And next subunit is a regulatory subunit that is known as cyclin. So when cyclin concentration is low, okay, the kinase lacks the cyclin subunit, and that's why they remain inactive. So in a cell, when cyclin combines with CDK, that is cyclin dependent kinases, then only they will be activated, and this kinase can phosphorylate different substrate. But when the level of cyclin is low in the cell, then this CDK will remain inactive and cannot phosphorylate. So when the cyclin concentration rises, the kinases are activated and they can phosphorylate different substrate, and cell will enter into the M phase. So basically these proteins are cyclin dependent kinases that drives the cell into the M phase. Okay? So during cell division, the transition point occur in the late G1 phase where the cell get committed to its replication. मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल जो है वो G1 फेज में रहता है, देन फ्रॉम G1 इट हैज टू एंटर इनटू द S फेज, एंड सेल को G1 टू S एंटर करने के लिए इट विल रिक्वायर सर्टेन फैक्टर्स, एंड दीज आर द ट्रांजिशन पॉइंट्स जहां पे डिफरेंट फैक्टर्स होंगे तभी ये ट्रांजिशन होगा. सो फॉर दिस G1 to S transition, it required activation of different CDKs by different G1 to S cyclins, and these cyclins will go and bind to these CDKs and regulate the transition from G1 to S. मतलब G1 प्रोसेस चल रहा है, G1 to S ट्रांजिशन के लिए CDK, that is specific CDC2, this needs to combine with G1S cyclins. सो हर एक फेज का, अगर हम G1S की बात करते हैं तो उसकी स्पेसिफिक साइक्लिन्स होती है, S की स्पेसिफिक साइक्लिन्स होती है, माइटोटिक के स्पेसिफिक साइक्लिन्स होते हैं. तो जिस फेज का साइक्लिन CDK से बाइंड करेगा वो फेज क्या होता है, कंप्लीट होता है. सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो CDC2 काइनेज है और जो G1S साइक्लिन है, जब वो दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे, देन ओनली द ट्रांजिशन फ्रॉम G1 to S विल हैपन. तो G1 to S ट्रांजिशन अब होगा. नाउ आफ्टर G1 to S ट्रांजिशन S फेज कंप्लीट होगा, देन S फेज के बाद G2 फेज होगा, देन G2 फेज के बाद अगेन अगर M फेज होना है तो देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ G2M ट्रांजिशन, एंड फॉर G2M ट्रांजिशन these CDKs need to bind with mitotic cyclins, and जब mitotic cyclins bind करता है CDK से तभी जाके G2 से M ट्रांजिशन होता है. So for any transition like G1 to S और G2 to M, CDKs plus cyclins का binding जरूरी है, तभी जाकर transition होगा from one phase to another phase. Clear? Okay. Now next thing is some other points about CDK. So CDK phosphorylation and CDK dephosphorylation. So what happened during the process of cell transition in step 1? So first of all, what happened, one of the kinases that is known as CDK activating kinase or SAC, this CDK activating kinases, they will phosphorylate a critical threonine residue, that is threonine 161. ठीक है. So initially this CDC2 kinase, that is a CDK molecule, it will remain in inactive form. Now it is in the interphase. So now what happened, the CDK activating kinase CAK, this CAK will come and phosphorylate a threonine at 161 position. So this CAK will phosphorylate threonine 161. Threonine 161 क्या हो गया, phosphorylate हो गया.
and this phosphorylation will be required to activate this CDC2 kinase. Now इस प्रोसेस के साथ साथ एक इनहिबिटरी प्रोसेस होता है, दैट इज अ सेकंड प्रोटीन काइनेज दैट इज नोन एज V1. This V1, it will phosphorylate a tyrosine residue at the ATP binding pocket of the enzyme, that is tyrosine 15. So this V1, this will phosphorylate a tyrosine 15, and when this tyrosine 15 कहाँ होता है, ये tyrosine 15 प्रेजेंट होता है ATP बाइंडिंग साइट पे. तो अगर टाइरोसिन 15 फॉस्फोराइलेट हो गया तो वहां पे एटीपी बाइंड नहीं हो पाएगा, एंड एज अ रिजल्ट CDC2 काइनेज की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी. सो व्हेन दिस टाइरोसिन 15 इज फॉस्फोराइलेटेड, देन दिस CDC2 काइनेज विल रिमेन इनएक्टिव. ठीक है, क्योंकि वहां पे एटीपी बाइंड नहीं कर पाएगा, एटीपी की बाइंडिंग यहाँ पे रुक जाएगी बिकॉज टाइरोसिन 15 इज फॉस्फोराइलेटेड बाय V1. सो CAK1 ये क्या करता है, ये CDK को एक्टिवेट करना चाहता है, बट V1 जो है वो उसको डीएक्टिवेट कर देता है फिर से बाय फॉस्फोराइलेटिंग टाइरोसिन 15 पोजीशन. नाउ अनदर एंजाइम that is CDC25. So this CDC25, it is what? It is a phosphatase, means it will remove the phosphate group. So this CDC25 will remove this phosphate from tyrosine 15. तो ये tyrosine 15 अब क्या हो गया, फ्री हो गया, and as a result this CDK will become active. So here it is inactive because phosphate is there, here it is active because there is no phosphate. So this CDC25 will dephosphorylate this tyrosine 15, and as a result this molecule will be activated, and then cell will transit from G1 to S. So this is the process of regulation, जहाँ पे what are the factors? There is a CDK activating kinase, there is a V1, and there is CDC25. So this is a kinase, this is a kinase, this is a phosphatase. This is activating, this is deactivating, this is activating. These are the three complexes that regulates the activity of CDK complex. Clear? Is it clear now? क्लियर है यहाँ पे तीनों फैक्टर सबको? Anything I need to explain again? Tell me. Clear? Okay. So नेक्स्ट थिंग देखते हैं क्या है. अगर एक सेल है, सेल विथ म्यूटेंट V1, ठीक है, अगर एक सेल है जिसमें म्यूटेंट फॉर्म ऑफ V1 जीन है, दैट कैन नॉट phosphorylate this CDK, and thus CDK cannot be remain in an inactive form. ठीक है, मतलब CDK अगर हमेशा एक्टिव फॉर्म में रहेगा तो क्या होगा. So due to this the cell will divide at early stage and produces smaller cells. ठीक है, मतलब अगर ये नॉर्मल कंडीशन है, वाइल्ड टाइप कंडीशन है, तो नॉर्मल साइज्ड सेल बनेंगे. बट अगर V1 क्या है, म्यूटेटेड है, मीन्स देर इज नो इनहिबिशन ऑफ CDK. CDK हमेशा क्या रहेगा, अगर एक्टिवेटेड रहेगा. सो दैट पॉइंट जो G2 है, G1 G2 में जो G2 है वहां पे सेल जो है वो सफिशियंट अभी ग्रो भी नहीं कर पाएगा, तब तक M फेज कंप्लीट हो जाएगा, because there is no inhibition. So there will be division of the cell, there will be premature division, मतलब सेल प्रॉपर ग्रो नहीं हुआ है तब तक उसका डिविजन हो जाएगा.
So when V1 is absent, then there is a production of smaller daughter cells. ठीक है, तो क्या होगा, smaller daughter cells का formation होगा. This is the first condition. And in case of normal wild type, V1 जो है वो CDK को inactivate रहता है until the cell will grow properly, and after the cell will grow properly, then CDC25 will remove the phosphate and cell will divide. ठीक है, तो सबकी सब एक्टिविटी जो होती है वो एक कंट्रोल्ड मैनर में होती है. So at the end of the G2 phase, the inhibitory phosphate of tyrosine 15 is removed by the third enzyme, that is a phosphatase named CDC25, and removal of this phosphate will activate the cyclin CDK molecule, resulting into the process of mitosis. So let's assume a situation जहाँ पे CDC25 क्या है, म्यूटेटेड है. तो अगर CDC25 म्यूटेटेड रहेगा तो ये टायरोसिन 15 को कभी भी फ्री नहीं कर पाएगा, और टायरोसिन 15 जब फ्री नहीं होगा, सो एट दैट पॉइंट देयर विल बी नो सेल डिविजन. तो सेल जो है वो ग्रो होते रहेगा, ग्रो होते रहेगा, ग्रो होते रहेगा, बट डिवाइड नहीं करेगा. ठीक है, सेल जो है वो इनडेफिनाइट टाइम के लिए सिर्फ ग्रो होगा, डिवाइड नहीं होगा. तो व्हेन V1 is mutated, so then there are smaller cells. When CDC25 is mutated, then there are larger cells. So these are the two factors, one is kinase and one is phosphatase, that basically drives the process of cell division. Okay, now coming to controlled proteolysis of cyclins. So cyclins are basically, cyclin concentration will oscillate during each cell cycle that leads to the changes in the activity of CDKs. And degradation is basically accomplished by means of ubiquitin protease pathway. मतलब अगर हम एक बात करें तो साइक्लिन्स जो होते हैं, सो अगर G1 फेज होना है तो G1 साइक्लिन सिंथेसाइज होगा, देन G1 के बाद S होना है तो S फेज का साइक्लिन सिंथेसाइज होगा और G1 साइक्लिन डिग्रेड हो जाएगा. देन अगर G2 से M जाना है तो M साइक्लिन सिंथेसाइज होगा और S साइक्लिन डिग्रेड हो जाएगा. So the synthesis and the degradation of cyclin is a cyclic process, and this cyclic process is regulated by the mean of ubiquitin proteasome pathway. Means ubiquitin ligation होगा cyclins का जिनको degrade होना है, and they will be degraded by the process of proteasomal degradation. So the regulation of cell cycle require two classes of multi-subunit complexes. One is the SCF and another one is the APC complex that functions as ubiquitin ligase. These complexes recognize proteins to be degraded, and these proteins will add a polyubiquitin chain to the target protein that will allow their destruction in the proteasome. So basically the regulation of cyclins will require two complex proteins that are ubiquitin ligase. These two complex proteins are SCF and APC. So these SCF and APC, they are what? Ubiquitin ligases. मतलब ये specific target पे ubiquitin add करवाते हैं और ubiquitin added protein जो है वो proteasomal complex के through degrade हो जाता है. So the SCF complex is active from late G1 to the early mitosis. ठीक है, मतलब SCF complex जो है वो G1, S और G2 फेज के साइक्लिन्स के डिग्रेडेशन में हेल्प करता है, एंड M फेज के साइक्लिन के डिग्रेडेशन के लिए वी हैव अनदर ubiquitin ligase, that is APC. So SCF is basically for G1, S and G2 cyclin, and APS is for M cyclins. Clear? Controlled proteolysis. So अगर एक फेज कंप्लीट हो रहा है तो ड्यूरिंग दैट फेज वो साइक्लिन एक्टिवेट रहेगा, जब वो फेज एंड कर जाएगा दूसरा फेज स्टार्ट हो जाएगा, तो पहले फेज का साइक्लिन जो है वो डिग्रेड हो जाना चाहिए, और उसके डिग्रेडेशन के लिए कौन सा प्रोसेस रिक्वायर्ड होता है? यूबिक्विटिन लाइगेशन. एंड द यूबिक्विटिन लाइगेसेस आर multi-unit complex of proteins, and two such complexes are involved in cell cycle, that are SCF and APC.
SCF is basically involved in the degradation of G1, S and G2 cyclins. APC are involved in the degradation of M cyclins. So APC complex act in mitosis and degrade a number of mitotic cyclins. Okay? Clear? Is it clear now? Okay. So different cyclin CDK complexes will target different group of substrate at different point of cell cycle. मतलब different cell cycle के phase के लिए different cyclins होता है. ठीक है, अब हम देखने वाले हैं किस phase के लिए कौन सा cyclin होता है. So for G1 phase, CDK activity is evident due to association of CDK4 and CDK6 with D-type cyclins. So G1 phase के लिए कौन सा cyclin होता है? G1 phase के लिए cyclin होता है cyclin D and CDKs होते हैं CDK6 और CDK4. Okay? So for G1 phase, CDK activity is evident due to the association of CDK4 and 6 with D cyclin. ठीक है, so for G1 phase, cyclin is D and CDK4 and 6 are the kinases. Now, after the completion of G phase, there is a transition from G1 to S. And this transition from G1 to S, it requires the activity of cyclin E along with CDK2. So for transition from G1 to S, cyclin E is required along with CDK2 activity. So this is the transition phase cyclin. Now after this transition, for the completion of S phase, another cyclin is required, that is cyclin A along with CDK2. So cyclin A is required for the completion of S phase. Now once cyclin A is synthesized and S phase is stimulated for completion, then the cell needs to enter G1 phase and ultimately it needs to transit from G1 to M. And the transition from G to M and the passes of the cell through several cycle of mitotic phases is basically driven by cyclin B or cyclin B1 with CDK1. So यहाँ पे हमारे पास कितने cyclins हुए? We have, let me explain it here. We have 4 cyclins. Cyclin D, E, A, B. एंड साइक्लिन्स के साथ अगर हम CDKs की बात करें तो फॉर साइक्लिन D CDKs 4 and 6 आर देयर. फॉर साइक्लिन E CDK2, फॉर साइक्लिन A CDK2, फॉर साइक्लिन B या फिर B1 CDK1. ठीक है, तो ये है टेबल हमारे साइक्लिन और CDKs का. तो साइक्लिन D प्लस CDK4 and 6 आर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ G1. ठीक है, यहाँ पे होगा G1 का कंप्लीशन. देन साइक्लिन E plus CDK2, it is required for G1 to S transition. Then cyclin A plus CDK2, it is required for S phase completion. Then cyclin B1 plus CDK1 is required for G2 M transition. ठीक है, ये टेबल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और सबको याद रखना है. आप एक बार देखो इस टेबल को, किसी को कुछ डाउट है तो बोलिए. क्लियर?
क्लियर है सबको? यहाँ पे ये सारी चीजें साइक्लिन डी ई ए बी, ठीक है, ये 4 साइक्लिन्स ड्राइव करते हैं पूरे के पूरे सेल साइकिल के प्रोसेस को। क्लियर? चलो ये देख लेते हैं लास्ट, देन वी विल एंड आवर लेक्चर। तो चेक पॉइंट्स, सीडीके इनहिबिटर एंड सेलुलर रेस्पॉन्सेज, ठीक है, अगर कोई चेक पॉइंट आया, ठीक है, कहीं पे, और वहां पे सीडीके इनहिबिटर्स और उनके रिस्पॉन्स कैसे होते हैं। तो चेक पॉइंट्स आर बेसिकली एक्टिवेटेड through the cell cycle by a system of sensors that recognizes any kind of damage or any kind of abnormalities। मतलब डिफरेंट डिफरेंट चेक पॉइंट्स होते हैं, और चेक पॉइंट पे क्या हो गया, सेल ड्यूरिंग द सेल साइकिल चेक पॉइंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ G1 चेक पॉइंट, देयर इज अ G1S चेक पॉइंट, देयर इज अ S चेक पॉइंट। सो किसी भी चेक पॉइंट पे अगर कोई डैमेज है या फिर कोई एबनॉर्मेलिटीज है, so these damages and abnormalities are detected by a system of sensors present in a cell. So if a sensor detects the presence of any defect, it will trigger a response that will temporarily arrest the cell cycle and induce the repair system. So जहाँ पे भी सेंसर को अगर कुछ डैमेज मिलता है, so these sensors will stop the process of division and they will induce the repair enzymes ताकि वो डैमेज रिपेयर हो सके और फिर से प्रोसेस कंटिन्यू हो सके। सो इफ द डैमेज इज बियॉन्ड रिपेयर, देन द checkpoint mechanism can transmit a signal that lead to either death of the cell, means death of the cell by the process of apoptosis, or its conversion to a state of permanent cell cycle arrest that is known as senescence। means if the DNA damage is beyond the extent of repair, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वो चेक पॉइंट क्या करेगा, सिग्नल्स देगा, and ultimately either the cell will die or it will enter into a stage of senescence। and these sensor proteins are basically ATM and ATR are the multi-protein complexes that are capable of binding to the chromatin and they contain damaged DNA, ठीक है। So ATM and ATR are the sensor proteins that can recognize any kind of DNA damages, and once bound to the DNA damage site, these ATM and ATR can phosphorylate different set of proteins that are required for cell cycle arrest and DNA repair, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं ओवरऑल प्रोसेस। So let's say there is a ultraviolet radiation or any kind of radiation that can cause a DNA damage, ठीक है। So these kind of DNA damage, they are first recognized by the sensor proteins that are ATRs। So ATR will recognize these damages, and first this ATR will what, they will get activated and they will activate several effector proteins, like for example they will first activate a protein that is CHK1, CHK1। So ATR will activate this CHK1. Now the activated CHK1, they will go and phosphorylate the CDC25। So when CDC25 get phosphorylated, so they will become inactive। और CDC25 क्यों जरूरी होता है, to activate CDKs। अगर CDC25 नहीं है तो CDK एक्टिवेट नहीं होगा और सेल साइकिल जो है वो क्या रहेगा, एडिस्टेड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। So this is how ATR will regulate। ATR will go and phosphorylate CHK1, CHK1 will phosphorylate CDC25, CDC25 जब phosphorylate हो जाएगा, so they cannot remove the phosphate group from the CDK tyrosine 15 and as a result CDK will remain inactive, और जब तक CDK inactive रहेगा सेल साइकिल जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये जो है वो सेल साइकिल को वहीं पे क्या कर देगा, एडिस्ट कर देगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे CDK फॉस्फोराइलेटेड रहेगा टाइरोसिन 15 पे और इनएक्टिव रहेगा, सेल साइकिल एडिस्ट रहेगा। द सेकेंड फेज सेट ऑफ enzyme are ATM। So any kind of DNA damages, they can be recognized by ATM sensor proteins, and ATM sensor proteins will activate CHK2, ठीक है।
सो चेक टू इनएक्टिवेट है, जो कि बाद में क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया. नाउ दिस चेक टू, दे आर स्पेसिफिक काइनेजेस दैट विल एक्टिवेट द p53 प्रोटीन्स. ठीक है. Once the p53 proteins are activated, they will phosphodilate different proteins, different transcription factors that will result in the expression of different genes. Okay, so this p53 will go and induces the expression of several transcription factor, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के एक्सप्रेशन के कारण क्या होगा, डिफरेंट जीन एक्सप्रेस होंगे. so this will allow the expression of a gene that is p21 gene. Now the p21 gene will make a p21 protein. This p21 protein will go and bind to CDK complexes. p21 will go and bind to CDK, and p21 CDK binding will prevent the activity of CDK. So p21 is basically a CDK inhibitor, and upon induction by p53, p21 will be formed and it will bind to the CDK, and CDK p21 is an inactive complex resulting into the cell cycle arrest. So ये है overall process by which any kind of damages can be detected by sensor proteins, ATR or ATM, which will ultimately lead to cell cycle arrest. So if a cell is preparing to enter mitosis and it will undergo any kind of damage, so ATR kinases will recognize and they will induce the cell cycle arrest. Similarly, any kind of DNA damages that are double-stranded breaks that can be caused by any kind of ionization radiation will recruit ATM protein. ATM will phosphodilate p21 and p53, p21 will be formed. p21 will inhibit the G1 CDK kinase activity and cell will be arrested. Clear? Okay, so next set of thing we will discuss in our subsequent classes. That's all about today's class. Next जो है हमारा ATM ATR का concept we have discussed. Next we have to discuss about how the role of APC will happen. That we are going to discuss in our next class. Fine. That's all students for today's class. If you have any doubt, let me know. फिर किसी को कुछ डाउट है तो बोलो. Okay, so that's all about today's class. Thank you so much, and those who have not yet subscribed the channel, आप सबसे पहले हमारा चैनल Let's Crack CSIR UGC Net सब्सक्राइब कर लो. ठीक है. और अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो Let's Crack CSIR UGC नेट का टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इसका लिस्ट आपको मिलेगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो यू कैन गो एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल थ्रू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. And if you want to join my classes on Unacademy special class platform, so you can use my referral code Surbhi01 to unlock my special classes. And आपको स्पेशल क्लासेस अटेंड करने के लिए क्या करना है मैं प्रोसेस आपको बताऊं. सो यू हैव टू डाउनलोड, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है. देन यू हैव टू क्रिएट प्रोफाइल. ठीक है, अपनी प्रोफाइल बना लो, अपना नाम और जो भी नंबर है सब डाल दो. देन यू हैव टू सेलेक्ट योर गोल. ठीक है, अपना गोल सेलेक्ट करो. आप किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, CSIR UGC नेट. तो आप अपना गोल डालोगे क्या, CSIR UGC नेट. आफ्टर सेलेक्टिंग योर गोल यू हैव टू गो फॉर स्पेशल क्लास. ठीक है, स्पेशल क्लास में जाकर आप मेरा रेफरल कोड यूज करना Surbhi01, और ये कोड यूज करने से आप मेरी स्पेशल क्लासेस देख पाओगे. और अनअकैडमी के ऊपर आई हैव टेकन मोर देन 70 क्लासेस ऑन द स्पेशल क्लास प्लेटफॉर्म, जो कि बिल्कुल फ्री में आप सबके लिए अवेलेबल हैं. गेट के PYQs मैंने कराए हैं, CSIR नेट के PYQs कराए हैं, जो कि आप जाके देख सकते हो. और जो भी मेरी क्लासेस करना चाहते हो मुझे फॉलो जरूर कर लेना,
ताकि सारी की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज माई रेफरल कोड Surbi01, ठीक है, जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा ऑन द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। सो that's all about today's class, and don't forget to subscribe our channel. Let's crack CSIR UGC net. You can hit the bell icon also to get the notification. And yeah, one announcement is there. So abhi we are we are also doing a crash course. हम क्रैश कोर्स करवा रहे हैं आपके गेट के लिए। सो ये जो हमारा क्रैश कोर्स है फॉर गेट 2021, ये इसी चैनल पे आ रहा है, लेट्स क्रैक CSIR UGC के ऊपर। और गेट 2021 का जो कोर्स है ये मैं लेती हूँ फ्रॉम 3 PM, ठीक है, जहाँ पे आई हैव ऑलरेडी टेकन 3 लेक्चर्स। इसमें मैंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पढ़ा दिया है, एंड ऑल्सो आई विल बी कवरिंग इम्यूनोलॉजी। देन हम कुछ इम्पॉर्टेंट जेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ेंगे जो कि गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हमारी फोकस रहने वाली है। ठीक है, एंड फॉर CSIR नेट 2021 मेरी क्लासेस होती हैं 11:30 PM से, ठीक है, एंड जहाँ पे मैं अभी कवर कर रही हूँ सेल साइकिल चैप्टर। एंड आफ्टर कवरिंग द सेल साइकिल चैप्टर मैं स्टार्ट करने वाली हूँ यूनिट 2 से, दैट इज फंडामेंटल प्रोसेसेस। ठीक है, हम उसके बाद फंडामेंटल प्रोसेसेस वाले चैप्टर पे चलेंगे, जहाँ पे हम पूरी की पूरी रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये रहेगा मेरा ये अपकमिंग वीक का शेड्यूल, दैट फ्रॉम 11:30 PM मैं क्लासेस लूँगी आपकी CSIR नेट के लिए। ठीक है, जहाँ पे टॉपिक्स कौन कौन से करने वाले हैं, हम अभी सेल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, देन वी आर गोइंग टू फोकस ऑन फंडामेंटल प्रोसेसेस, जहाँ पे हम रेप्लिकेशन वगैरह की बात करेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू शिफ्ट ऑन जेनेटिक्स पार्ट। ठीक है, देन फ्रॉम 3 PM मैं क्लासेस लेती हूँ गेट क्रैश कोर्स, ठीक है, जहाँ पे वी आर गोइंग टू डिस्कस इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड जेनेटिक्स फॉलोड बाय रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। तो ये 4 टॉपिक हम गेट के लिए कवर करेंगे, और बाकी ये सारे टॉपिक्स हम नेट के लिए कवर करेंगे साइमल्टेनियसली। एंड ऑल्सो वी आर डूइंग क्लास ऑन अनअकैडमी स्पेशल क्लास। अनअकैडमी स्पेशल क्लास के ऊपर भी मैं क्लास ले रही हूँ। सो वहाँ पे मैं क्लासेस लेती हूँ फ्रॉम 9 PM, एंड वहाँ मैं क्या करा रही हूँ, वहाँ पे मैं करा रही हूँ गेट PYQs। सो जिसको भी मेरी क्लास अटेंड करनी है अनअकैडमी स्पेशल क्लास के ऊपर, तो वो मुझे लाइव अटेंड कर सकते हैं। कितने बजे? 9 PM पे। फाइन, तो ये है मेरा शेड्यूल इस वीक का, जो कि मैंने आपको बता दिया। सो वंस अगेन, जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल लेट्स क्रैक CSIR UGC नेट, एंड यू कैन ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। और जिसको भी अनअकैडमी सब्सक्राइब करना है, you can use my referral code SURBHI01 to get 10% discount. Okay, that's all about today's lecture, guys. Thank you so much. Again, we will meet tomorrow. Keep studying. Thank you so much and have a nice day.